दोस्तों, ई गुरुकुल एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग केमिस्ट्री का पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पढ़ रहे हैं और इसमें पिछले क्लास में हमने देखा था कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, ठीक ना। केमिकल रिएक्शन होने के बाद केमिकल चेंजेस जो होते हैं वो क्या क्या हमको देखने को मिलते हैं किसी भी पर्टिकुलर रिएक्शन में, और वो केमिकल चेंजेस या तो इवोल्यूशन ऑफ गैसेस हो सकता है या प्रेसिपिटेशन का फॉर्मेशन हो सकता है, या फिर आपने देखा था कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक या इंडोथर्मिक हो सकता है, मतलब हीट रिलीज्ड हो सकता है या हीट उसको चाहिए होता है। इसके बाद भी हमने देखा कि कलर का चेंजेस हो सकता है, चेंज ऑफ स्टेट है ना, वो चेंज हो सकता है। ठीक इसी तरह से है ना, पिछले दो एक्टिविटी के बाद ये तीसरा एक्टिविटी है जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जितने भी एक्टिविटी होंगे दोस्तों इम्पॉर्टेंट, मैं वही डिस्कस करूँगा जिनका डायरेक्ट कनेक्शन आपके बोर्ड के एग्ज़ाम से रहेगा, ठीक है ना। उसके बाद वापस जब ये चैप्टर ख़त्म होगा ना, तो जब मैं क्वेश्चन करवाऊँगा तो आपको समझ में आएगा कि हमने ये जो एक्टिविटी पढ़ा था इससे बेस्ड क्या क्या क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और क्या क्या अब आने की चांसेस हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो आइए एक एक कर हम लोग इस एक्टिविटी को समझते हैं कि इस एक्टिविटी में क्या किया गया है और क्या नहीं किया गया। आप देख रहे हैं कि एक तरह का apparatus यहाँ पे फिगर में है ना शो किया गया है, जहाँ पे ये फिगर है, ये फिगर में बताया जा रहा है कि इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। यहाँ देखेंगे कि किस तरह से हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन हो रहा है। तो सबसे पहले एक इस तरह का हमने एक कॉनिकल फ्लास्क लिया, ठीक है ना, कोई दिक्कत। एक थीसल फनल में हमने डाइल्यूट HCl ड्रॉप वाइज हमको यहाँ पे गिराना है। तो ये मेरा थीसल फनल कहलाता है दोस्तों, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये एक ग्रेनुलेटेड जिंक है, मतलब जिंक का छोटा छोटा बॉल है जिसको हम लोग कहते हैं ग्रेनुलेटेड जिंक। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ से एक पाइप गया है जो इस बीकर से आके अटैच्ड हुआ, और यहाँ से फिर आप देख रहे हैं जो ड्रॉप बाई ड्रॉप आपको दिखाया जा रहा है, ये आपका हाइड्रोजन गैस है, इसमें वाटर है, ठीक है ना। अब ये अगर एक बार फिगर अगर आपके दिमाग में बैठ गया तो आइए हमने जो एक्टिविटी किया है वो क्या क्या कर रहे हैं एक्टिविटी में वो समझेंगे, ठीक है। सबसे पहले है ना, इन अ कॉनिकल फ्लास्क वी टेक फ्यू ग्रेनुलेटेड फाइन पीसेज ऑफ जिंक। तो हमने क्या किया कि इस तरह के कॉनिकल फ्लास्क में पहले एक ग्रेनुलेटेड जो छोटे छोटे एकदम दाना की तरह का जिंक है उसको लिया गया। टू दिस वी ऐड डाइल्यूट HCl और डाइल्यूट H2SO4 सॉल्यूशन ड्रॉप वाइज फ्रॉम अ थीसल फनल। अब इस थीसल फनल के हेल्प से दोस्तों, ठीक है ना, हम लोग या तो डाइल्यूट HCl ले सकते हैं यहाँ पे, या फिर हम यहाँ पे डाइल्यूट है ना H2SO4 भी ले सकते हैं। दोनों में से कोई भी एसिड्स ले लीजिए आप। तो डाइल्यूट HCl मतलब हो गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड और डाइल्यूट H2SO4 मतलब हो गया सल्फ्यूरिक एसिड। अब देखिए दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम होगा कि कोई भी एसिड जो होता है वो बेसिकली दो तरह का होता है, एक होता है आपका डाइल्यूट एसिड और एक होता है आपका कंसनट्रेटेड एसिड। तो डाइल्यूट एसिड करने का मतलब क्या हुआ, उसमें वाटर का मात्रा ज़्यादा है, एसिड का मात्रा कम है, तो उसको डाइल्यूट की करते हैं हम लोग। लेकिन जब एसिड की क्वांटिटी ज़्यादा हो और वाटर की क्वांटिटी कम हो तो उसको हम लोग कंसनट्रेटेड एसिड कहते हैं। और कंसनट्रेटेड एसिड जो होता है ना दोस्तों वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, जबकि डाइल्यूट एसिड जो होता है वो वीक एसिड होता है। तो यहाँ पे डाइल्यूट एसिड लिया गया है, इन दोनों में से आप कोई भी एसिड ले लें और ड्रॉप बाय ड्रॉप इस थीसल फनल में आप डाइल्यूट एसिड गिराना शुरू करेंगे, ठीक है। तो होगा क्या, देखिएगा ध्यान से। अ केमिकल रिएक्शन इमिडिएटली स्टार्ट्स, और तुरंत एक केमिकल रिएक्शन होना शुरू हो जाएगा। और ये कैसे पता चलेगा कि आपका केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो चुका है, तो बबल्स ऑफ गैस इवॉल्व अकम्पनीड बाय ब्रिस्क एफर्वेसेंस। तो यहाँ पे जब आप देखेंगे ना दोस्तों इस वाले बीकर में, तो यहाँ से जो है बबलिंग जो होगा गैस का वो स्टार्ट हो जाएगा। इसका मतलब कि यहाँ पे बुलबुला निकलना शुरू होगा तेज़ आवाज़ के साथ, ठीक है ना। आगे पढ़े, अपॉन टचिंग द फ्लास्क इज़ फाउंड टू बी हीटेड। जब आप इस फ्लास्क को टच करेंगे ना, है ना, तो आपको पता चलेगा कि ये फ्लास्क जो है क्या हो गया दोस्तों, गर्म हो गया, ठीक है। गर्म हो गया इसका मतलब रिएक्शन कैसा है, आपका रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, जिसमें हीट एनर्जी क्या होता है दोस्तों, रिलीज्ड होता है, ठीक है। तो एक चीज़ और यहाँ पता चला
कि जैसे ही रिएक्शन हुआ तो एक तो इवोल्यूशन ऑफ गैस हुआ, दूसरा आप ये जान पाएँ कि ये रिएक्शन कैसा है नेचर वाइज, तो आप जान पाएँ कि ये रिएक्शन हमारा एक्सोथर्मिक है, ठीक है, नेचर में। दिस मीन्स दैट, है ना, अ केमिकल रिएक्शन टेकन प्लेस इज एक्सोथर्मिक इन नेचर। ऑन एनालिसिस द गैस इवॉल्व इज आइडेंटिफाई एज हाइड्रोजन। और जब एनालिसिस किया गया ना दोस्तों, तो पाया गया कि ये जो गैस इवॉल्व हो रहा है ना, वो हमारा हाइड्रोजन गैस है, ठीक है ना। और अगर मान लीजिए कि यहाँ से एक ओपनिंग पाइप निकाल देते हैं जिससे ये गैस निकलता और एक बंसन बर्नर को इसके करीब लेके आते ना, तो ये पॉप साउंड के साथ ये आवाज़ करता, ठीक है ना, जल उठता विद अ पॉप साउंड, है ना। और ये पॉप साउंड हमको ये बता देगा कि ये कौन सा गैस है दोस्तों, हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन हो रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन ही गैस है जो पॉप साउंड के साथ आवाज़ करता है, बर्न करता है, ठीक है। तो इट इज़ कलेक्टेड ओवर वाटर। आप देख रहे हैं कि वाटर के ऊपर ये कलेक्ट होना शुरू होगा इस बीकर में, बिकॉज इट डज़ नॉट डिज़ोल्व इन इट, क्योंकि हाइड्रोजन गैस जो होता है दोस्तों वो वाटर में डिज़ोल्व नहीं हो पाता है। सिंस द गैस हैज़ डिस्प्लेस्ड बाई वाटर, दिस प्रोसेस इज नॉन एज डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर। तो चूँकि यहाँ पे गैस जो हुआ वो डिस्प्लेस किया गया है किसके थ्रू, वाटर के थ्रू, और इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं दोस्तों डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर। अब आइए सॉल्यूशन की बात करते हैं। द सॉल्यूशन लेफ्ट इन द फ्लास्क इज कलरलेस। जो सॉल्यूशन आपका इस फ्लास्क में बच जाएगा ना दोस्तों, वो एक कलरलेस होगा। वाइल अ ब्लैक डिपॉजिट इज फॉर्म्ड अराउंड द ग्रैनुअल्स। इस ग्रैनुअल्स के अराउंड एक ब्लैक कलर का, है ना, डिपोजिशन शुरू हो जाएगा, ठीक है, सॉरी दोस्तों, है ना। इस जिंक ग्रैनुअल के अराउंड आप क्या देखेंगे कि ब्लैक कलर का डिपोजिशन शुरू हो जाता है। तो बेसिकली इस एक्टिविटी से आपको मैं क्या बताना चाह रहा था, केमिकल चेंजेस, कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है दोस्तों, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ केमिकल चेंजेस देखने को मिलता है। और बार बार मैं एक्टिविटी से आपको बस यही समझाना चाह रहा हूँ कि कभी भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है, या तो उसमें इवोल्यूशन ऑफ गैस होता है, या तो उसमें हीट एनर्जी रिलीज्ड या एब्जॉर्ब होता है, या तो सब्सटेंसेस का रिएक्टेंट का कलर में चेंजेस देखने को मिलता है, या तो फिर आपको प्रेसिपिटेशन फॉर्म्ड होगा, या तो फिर आपको चेंज ऑफ स्टेट देखने को मिलेगा, ठीक है ना दोस्तों। तो इस एक्टिविटी से आपको दो चीज़ पता चला कि जब केमिकल रिएक्शन हुआ तो यहाँ पे इवोल्यूशन हुआ हाइड्रोजन गैस का, मतलब गैस का फॉर्मेशन हो रहा है। दूसरा आपको ये पता चला कि ये रिएक्शन काफ़ी ज़्यादा हीट एनर्जी रिलीज कर रहा है, तभी तो इस फ्लास्क को जब छुएंगे तो ये गर्म हो गया। इसका मतलब रिएक्शन कैसा है दोस्तों, नेचर वाइज एक्सोथर्मिक के नेचर है। बात समझ रहे हैं ना, ठीक है दोस्तों, है ना। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें, हम लोग एक्टिविटी 4 डिस्कस करेंगे इसके बाद। आइए फ्रेंड्स, अब हम लोग एक्टिविटी 4 को डिस्कस करते हैं। पहले फिगर समझेंगे कि ग्लास ट्यूब लिया गया है ना। इस ग्लास ट्यूब में कुछ पोर्शन तक वाटर है, यहाँ तक, है ना, इस लेवल तक वाटर है। इसके ऊपर जितने भी पोर्शन है दोस्तों, वहाँ पे हवा है, एयर है। अब इस चीज़ को कहते हैं दोस्तों केमिस्ट्री में कॉर्क, रबर कॉर्क है ये, है ना। इसको क्या बोलेंगे, रबर कॉर्क। इससे इसको फिक्स कर दिया गया, इसके माउथ को एयर टाइट कर दिया गया। फिर भी इस बीकर में कुछ पोर्शन तक एयर है और कुछ पोर्शन तक वाटर है दोस्तों। इसमें क्या किया गया, 2 आयरन नेल को डिप्ड किया गया, ठीक है ना। याद रखेंगे दोस्तों, ये कांटी है, आयरन नेल है, इसको डिप्ड किया गया इस वाटर में, और कुछ समय के लिए, कुछ टाइम के लिए, फॉर अ लॉन्ग टाइम के लिए इसको छोड़ दिया गया। और ये फिगर बता रहा है रस्टिंग ऑफ आयरन नेल्स। अब आइए ये देखेंगे हम लोग कि आयरन नेल पे रस्टिंग कैसे होता है। When articles, है ना, when articles made up of iron are left exposed in air for a long time, कोई भी आर्टिकल्स जो आयरन के बने होते हैं अगर उनको लंबे समय के लिए हम लोग छोड़ दें तो क्या होगा सर, वो देखिए, अ ब्राउन पैच और अ लेयर अपीयर्स ऑन देयर सरफेस। तो आप क्या देखेंगे, जैसे ये आयरन का नेल है सपोज कीजिए, और इसको एयर में हम लोग काफ़ी लंबे समय के लिए अगर छोड़ देते हैं तो कुछ दिन के बाद देखते हैं ना दोस्तों, तो इस पर एक ब्राउन कलर का पैच या लेयर अपीयर्ड हो जाता है
जमने लगता है। जब उस पर आप उंगली इस तरह से रगड़ेंगे ना तो आपको एक ब्राउन कलर का पैच दिखेगा। वो दरअसल ब्राउन कलर का पैच ही क्या है दोस्तों, रस्ट है। ठीक है, दिस इज नॉन एज रस्ट। इन ऑर्डर टू डेमोस्ट्रेट रस्टिंग, प्लेस अ फ्यू आयरन नेल्स इन अ ग्लास ट्यूब। अब इस एक्टिविटी को अगर आपको समझना है तो आप एक ग्लास ट्यूब में क्या करेंगे दोस्तों, एक आयरन नेल्स के टुकड़े को, 2 टुकड़ा जैसा कि देखना है, 2 कांटी को मैंने डाल दिया। उसके बाद कुछ वाटर डालेंगे, पोर सम वाटर इन इट एंड प्लेस अ रबर कॉर्क ऑन इट्स माउथ। और इसके माउथ को फिक्स कर दिया गया, एयर टाइट कर दिया गया। लीव द ट्यूब अनडिस्टर्ब्ड फॉर अ फ्यू डेज, बिना हिलाए डुलाए, है ना, इस ग्लास ट्यूब को कुछ दिनों के लिए छोड़ दिया जाए। तो ब्राउन डिपॉजिट विल अपीयर ऑन द सरफेस ऑफ द नेल्स। तो आप क्या देखेंगे कि इस नेल पे ब्राउन कलर का एक कोटिंग आना शुरू हो जाएगा। ठीक है ना, और ऑन एनालिसिस इट इज़ फाउंड टू बी हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। ठीक है ना, अब आपको मालूम है कि फेरिक ऑक्साइड होता है Fe2O3 और हाइड्रेटेड इसलिए क्योंकि इसमें X है ना, X यहाँ पे क्या है दोस्तों, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर है। आप यहाँ 2 भी कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं, 4, 5, 6, यहाँ ये वैरी करेगा X के जगह पे। तो अगर आपको रस्ट का फॉर्मूला पूछेगा तो क्या होगा दोस्तों, Fe2O3.X बोलेंगे। यही जो है रस्ट का फॉर्मूला है और यही आयरन के सरफेस पे डिपॉजिट हो जाता है एंड इज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन विच आयरन गोज, है ना, अंडर गोज विथ वाटर एंड ऑक्सीजन। इसका मतलब कि एक कंक्लूज़न यहाँ पे ये निकला कि अगर आपको रस्टिंग करवाना है तो आपको 2 चीज़ तो चाहिए ही चाहिए। क्या क्या? तो आप बोलेंगे सर एक तो हमारे पास वाटर होना चाहिए और दूसरा मेरे पास ऑक्सीजन का प्रेजेंस होना चाहिए। तो कोई भी आयरन का पार्टिकल्स या आयरन का आर्टिकल्स, है ना, रस्टिंग की प्रोसेस तभी कर पाएगा जब वहाँ पे प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन प्रेजेंट हो और वाटर कंटेंट मौजूद हो। ठीक है ना, तो आपको उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको बहुत अच्छे से समझ में ये 4 एक्टिविटी जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, जो मैंने आपसे एक एक करके डिस्कस किया। इसके बाद हम लोग आगे की कहानी शुरू करेंगे। अच्छा, इससे पहले आप एक और रिएक्शन पढ़े थे। वो क्या पढ़े थे? वो पढ़े थे कि जब जिंक ग्रेनुअल को हम लोग डाइल्यूट H2SO4 में मिक्स करते हैं तो देखिए दोस्तों रिएक्शन क्या हो जाएगा और प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो जिंक सल्फेट बनेगा और ये हाइड्रोजन बनना शुरू होगा। तो ये जो रिएक्शन है ना, ये जो रिएक्शन हुआ जिंक ग्रेनुअल्स का किसके साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, इस तरह के रिएक्शन को हम लोग कहते हैं दोस्तों डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जब हम लोग टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे तो यहाँ ये भी जानेंगे कि ये जो फॉर्मेशन हो रहा है, हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन हो रहा है डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर के कारण, ये कौन सा रिएक्शन को फॉलो करता है दोस्तों, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को। ठीक है ना, तो बहुत सारी जानकारी हमको किसी भी केमिकल रिएक्शन से मिलता है। अब एक एक कर हम लोग अब चैप्टर के इंट्रीम लेवल में इंटर कर चुके हैं और आप एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद की कहानी आगे बढ़ाते हैं। आइए दोस्तों, अब आप मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, है ना। अगर आप हमसे पढ़ रहे हैं तो मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करता हूं सभी बच्चों से कि आप प्रॉपर तरीके से केमिस्ट्री का नोट्स बनाना शुरू कर दें। अगर जो लड़के ये सोच रहे हैं कि सिर्फ देखकर मेरा काम हो जाएगा तो वो गलत सोच रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे एग्ज़ाम आपका नज़दीक आएगा तो ये पॉसिबल नहीं होगा, है ना, आप लोगों के लिए कि एक बार में इतने सारे वीडियोस के पार्ट को आप एग्ज़ाम के टाइम में रिवाइज़ कर सकें। ठीक है ना। और अगर आपके पास प्रॉपर नोट्स होगा दोस्तों तो आप उसको बाकायदा जो है जब मन करेगा आप कॉपी निकालेंगे और रिवीजन कर लेंगे। इनफैक्ट अगर कोई टॉपिक नहीं समझ में आएगा तो पार्ट के बेसिस से आप प्लेलिस्ट में जाएंगे और वो वीडियो सर्च करेंगे, है ना, और पढ़ना शुरू कर देंगे। जैसे ये पार्ट 2 है, ठीक है ना, और आप कॉपी में भी बाकायदा लिखे हुए रहिए कि मैं पार्ट 1 आज पढ़ा, मैंने पार्ट आज 2 पढ़ा, मैंने आज पार्ट 3 का नोट्स बनाया। इससे ये फ़ायदा होगा कि एग्ज़ाम जैसे जैसे नज़दीक आएगा आप बस रिवीजन करेंगे। और अगर इस कॉपी से बाहर आ गया दोस्तों तब आप हमें कहिएगा कि हाँ सर आपने ये चीज़ पढ़ाया था और इससे बाहर आ गया। ठीक है ना,
अभी आप लोग को उतना नॉलेज अभी नहीं हो रहा होगा कि हम आपको क्या कहना चाह रहे हैं और क्या बताना चाह रहे हैं, ठीक है ना। नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट इधर उधर भी भटक रहे होंगे, कोई इधर केमिस्ट्री पढ़ रहा होगा, कोई इधर से कुछ पढ़ रहा होगा। आप बाकायदा आप लोग एक ही टीचर से पढ़े, जो पढ़े एक ही टीचर से पढ़े। 10 टीचर के चक्कर में रहिएगा, ना तो आप इधर के रह पाएंगे ना तो उधर के रह पाएंगे। यूट्यूब पे बहुत सारा वीडियोस पड़ा है दोस्तों केमिकल रिएक्शंस पे, ठीक है ना, लेकिन कोई प्रॉपर ढंग से नहीं पढ़ाया है। आपको एक स्कूल में जैसे पढ़ाया जाता है ना, एज अ होम ट्यूशन, मैं एज अ होम ट्यूशन ही आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे कोई भी किसी तरह का ये नहीं हो रहा है कि हाँ आपको शॉर्ट में रिप्रेजेंट किया जा रहा है या अपना यूट्यूब चैनल हमको चमकाना है, ऐसा कुछ भी बात नहीं है, ठीक है ना। जिन बच्चों को अच्छा लगेगा वो लाइक करेंगे, है ना, वो शेयर करेंगे, वो खुद ब खुद चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि उनकी, है ना, क्वालिटी की चीज़ मिल रही है, ठीक है ना। और जो पढ़ने लिखने वाले हैं ही नहीं तो उनको कितना भी समझा लो, है ना, उनको समझाना ही बेकार है, ठीक है ना। इसलिए मैं फिर से कह रहा हूँ, उन बच्चों के लिए जो वाकई में पढ़ने लिखने वाले हैं वो प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाइए। और जब आप इस कॉपी को एक बार बना लीजिएगा ना, उसके बाद आप किसी भी लड़के लड़की के सामने खड़े हो जाइए और कहिए पूछो भाई, जितना पूछना है। आप ताबड़तोड़ आंसर देना शुरू करेंगे, ठीक है ना। और इस कॉपी से बाहर आपका कहीं कोई कंटेंट नहीं आएगा, ठीक है ना। बाकायदा आप लोग जब 2021 में एग्ज़ाम देंगे तब शायद आपको मेरी बातें समझ में बहुत अच्छे से आएगी कि हाँ सर ने जैसा बोला था उनके कॉपी से इधर उधर कुछ भी नहीं आया है, ठीक है ना। इसलिए आप लोग आराम से, अगर स्कूल बंद है तो इसका मतलब ये नहीं कि एग्ज़ाम आपका 2021 में नहीं होगा, ऐसा गलत फहमी में मत रहिए। अगर कुछ पोर्शन अगर कट किया है तो इसका मतलब कुछ चैप्टर जो आपके बचे खुचे हुए हैं ना, उनसे ही भर भर कर क्वेश्चन आएगा, क्योंकि उसको तो 80 नंबर का तो क्वेश्चन बनाना ही बनाना है एनी हाउ। आप बात समझ रहे हैं ना, कंटेंट कम हुआ है, ठीक है ना, समझ रहे हैं, नंबर कम नहीं हुआ है। इसलिए आप लोग बहुत अच्छे से पढ़े, अगर नहीं पढ़ेंगे तो फिर दिक्कत होगी दोस्तों, ठीक है ना। तो किसी बच्चे को देखते हैं कि 96%, 97%, 100 में 100 मैथ आता है, 100 में 100 साइंस में, कैसे आता है? वो जैसा मैं बात बोलता हूँ ना वैसा करने से आता है, ठीक है ना। पढ़ते तो सब हैं, ठीक है ना। कोई इधर से पढ़ लिया होगा, कोई सोच रहा होगा कि हम तो इसमें महारत हासिल हो गया मेरा केमिकल रिएक्शन में। तो कुछ देर के लिए रुक जाइए दोस्तों, जब हम अपने, है ना, एंड पे आएंगे चैप्टर पे, तब आपको समझा देंगे कि आप लोग कितना पढ़ें और कितना नहीं पढ़ें। बात समझ रहे हैं ना। आइए, ठीक है, प्रॉपर नोट्स बनाइए। देख रहे हैं ना, एक एक चीज़ मैं समझाते हुए चल रहा हूँ, जहाँ से आपका कुछ भी नहीं छूटेगा अगर आप पढ़ लेंगे ढंग से। तो केमिकल इक्वेशन की बात करते हैं, तो आखिर ये केमिकल इक्वेशन है क्या? तो केमिकल इक्वेशन लिंक्स टुगेदर द सब्सटेंसेस विच रिएक्ट। आपको सबसे पहले ही पढ़ाया गया था केमिकल रिएक्शन के बाद कि कोई भी केमिकल रिएक्शन का 2 पार्ट होता है, एक LHS पार्ट और दूसरा RHS पार्ट। LHS पार्ट को बेसिकली हम लोग रिएक्टेंट के रूप में समझते हैं और RHS पार्ट को बेसिकली हम लोग एज अ प्रोडक्ट के रूप में समझते हैं। बात समझ रहे हैं ना। यहाँ पे ये भी बताया गया था कि 2 सब्सटेंसेस विच रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंसेस, उसको हम लोग कहते हैं प्रोडक्ट। और जो सब्सटेंसेस आपस में रिएक्ट किए उनको हम लोग ने क्या जवाब दिया था? रिएक्टेंट कहा था। क्या कहा था? रिएक्टेंट, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं कि केमिकल इक्वेशन कुछ नहीं है, ये बस लिंक करता है कि कौन से सब्सटेंसेस आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और रिएक्ट करने के बाद जो प्रोडक्ट बनाया है वो कौन सा प्रोडक्ट बना है। आप बात समझ रहे हैं ना। ठीक है, आइए देखते हैं, समझते हैं इसको फिर से। तो ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को, रिएक्टेंट कौन सा सब्सटेंस आपस में रिएक्ट कर कौन सा नया सब्सटेंसेस प्रोडक्ट में बनाया, उसी को ये लिंक करता है। लिंक करने का 2 तरीका हो सकता है दोस्तों, एक वर्ड इक्वेशन के साथ और दूसरा सिंबल इक्वेशन के साथ। इसका कहने का मतलब कोई भी केमिकल इक्वेशन 2 तरह के से लिखे जाते हैं, एक वर्ड इक्वेशन के रूप में और एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के रूप में। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं वर्ड इक्वेशन कि किस तरह से वर्ड इक्वेशन को लिखा जाता है। तो आपने पहला एक्टिविटी पढ़ा था दोस्तों, याद होगा तो, when magnesium ribbon burns in oxygen to form a white powder of magnesium oxide। तो आप इसको वर्ड इक्वेशन में क्या लिखेंगे? यहाँ पे कौन कौन सब्सटेंस आपस में रिएक्ट कर रहा है? एक मैग्नीशियम है, ये किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? ऑक्सीजन के साथ। तो आप वर्ड इक्वेशन में लिखेंगे मैग्नीशियम, है ना, बर्न्स विथ ऑक्सीजन, पूरा का पूरा नाम ही लिख देना है दोस्तों। और फिर एरो देकर आप लिखेंगे कि व्हाइट पाउडर किसका बना था? मैग्नीशियम ऑक्साइड का। ठीक है, तो ये हो गया पहला
वर्ड इक्वेशन। ठीक है ना, हम पहले वर्ड इक्वेशन को पूरा का पूरा डील करेंगे, उसके बाद फिर इसी को फिर हम लोग सिंबल इक्वेशन में भी पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो आप घबराइएगा नहीं, आराम से पढ़िए। फिर दूसरा एक और लिखिए कि दूसरा में आप क्या लिखे थे, हाँ, लीड नाइट्रेट का पोटेशियम ऑक्साइड के साथ लिखे थे ना, व्हेन लीड नाइट्रेट reacts with potassium iodide, then lead iodide and potassium नाइट्रेट इज फॉर्म्ड। अब ये देखिए, ये है स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट ये था, ठीक है ना। अब दूसरा स्टेटमेंट ये, अब इसको वर्ड इक्वेशन में कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे आपका लीड नाइट्रेट है ना। अब आप जिन बच्चों को लीड नाइट्रेट के पते नहीं फार्मूला, तो मैं फिर से कहूँगा कि मैंने बेसिक लेक्चर इंट्रोडक्शन कर है ना 8, 9 और 10th का लगभग है ना सभी बच्चों के लिए 8 लेक्चर तैयार किया है। अगर वो 8 लेक्चर 8 पार्ट अगर आप देख लेते हैं तो फिर आपको जीवन में कभी दिक्कत नहीं होगा कि लीड नाइट्रेट कैसे फॉर्म्ड होता है, लीड नाइट्रेट का क्या फार्मूला होता है। लेकिन फिर भी जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं वो देखें, पीबी नाइट्रेट NO3 होता है, Pb+2 वैलेंसी के साथ, नाइट्रेट -1 वैलेंसी के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों। चूँकि वैल्यू अलग अलग है इसलिए साइन को भूल जाएंगे और वैलेंसी को सीधे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो Pb और यहाँ से आ जाता था NO3 का होल ट्वाइस। तो अब आप इसी को यहाँ पे लिखेंगे रिएक्शन के फॉर्म में। लेकिन चूंकि आप अभी क्या लिखने जा रहे हैं, वर्ड इक्वेशन, तो आप वर्ड इक्वेशन में फ़िलहाल आप इसी चीज़ को लिखें, लीड नाइट्रेट का रिएक्शन करवा रहे हैं किसके साथ, पोटेशियम आयोडाइड। तो आप पूरा का पूरा नाम लिखिए, पोटेशियम आयोडाइड गिव्स लीड आयोडाइड। अब लीड आयोडाइड फिर से लिखिए। तो वर्ड इक्वेशन में तो नाम ही लिखना है दोस्तों, कोई भारी काम नहीं है। लेकिन जब इसको हम लोग है ना सिंबल इक्वेशन में करेंगे तो आपकी हालत ख़राब होगी, जिन्होंने बेसिक नहीं देखा होगा। पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा फ्रेंड्स कि हम लोग वर्ड इक्वेशन को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो वर्ड इक्वेशन में कुछ नहीं करना है, जो सबस्टांसेस आपस में रिएक्ट कर रहे हैं उनको रिएक्टेंट साइड उसका नाम लिख दीजिए, जो सबस्टांस फॉर्म्ड हो रहा है रिएक्शन में उनको प्रोडक्ट के साइड के रूप में उनका नाम लिख दीजिए। तो वर्ड इक्वेशन में कोई भारी काम नहीं है। टेक योर टाइम प्लीज़। आइए दोस्तों, है ना, वर्ड इक्वेशन को देख रहे हैं। अब आपने तीसरा एक्टिविटी देखा था कि जब जिंक ग्रेनुअल्स को हम लोग डाइल्यूट HCl या डाइल्यूट H2SO4 से रिएक्ट किए थे तो डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर की वजह से हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन हुआ था। तो इस रिएक्शन को हम लोग वर्ड इक्वेशन में कैसे लिखेंगे, तो जिंक ग्रेनुअल्स है तो आप चुपचाप लिखेंगे कि जिंक सर जब रिएक्ट कर रहा है किससे, डाइल्यूट HCl से, तो आपका प्रोडक्ट बन रहा है जिंक क्लोराइड। तो आप लिखेंगे कि जिंक क्लोराइड और प्लस कौन सा, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो वर्ड इक्वेशन में जनरली आप लोग को क्या क्या बातें ध्यान में रखनी है, एक एक करके मैं फिर से बोल रहा हूँ, और वर्ड इक्वेशन लिखा कैसे जाता है वो भी आप ध्यान से समझेंगे, ठीक है ना। किसी भी वर्ड इक्वेशन को लिखने के लिए रिएक्टेंट को आप क्या लिख रहे हैं दोस्तों, ये लेफ्ट साइड, ये हुआ आपका रिएक्टेंट्स, और प्रोडक्ट को क्या लिख रहे हैं दोस्तों, राइट साइड, सारे केसेस में, ठीक है ना। यहाँ पे ये हो गया आपका दोस्तों रिएक्टेंट, ठीक है ना, और ये आपका क्या हो गया, प्रोडक्ट। यहाँ पे ये हो गया आपका रिएक्टेंट और ये क्या हो गया दोस्तों, आपका प्रोडक्ट। तो वर्ड इक्वेशन में है ना, फर्स्ट थिंग वी नो व्हाट कि reactant should be written on the left hand side of the chemical reaction and the product is written to the right side of the chemical reaction, ठीक है। दूसरा बात
ये आपको ध्यान देना है कि प्रोडक्ट में हमेशा आप क्या देख रहे हैं कि प्लस साइन के साथ लिखा जा रहा है और रिएक्टेंट साइड में भी प्लस साइन के साथ लिखा जा रहा है, ठीक है ना। तीसरा बात कि एरो आपको हमेशा रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट के साइड आपको देना, हमेशा एरो आपको किधर देना है दोस्तों, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट के साइड। आप देख लीजिए सारे रिएक्शन में ये जो एरो का जो हेड है वो हमेशा प्रोडक्ट के साइड है, ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। बस इसके अलावा वर्ड इक्वेशन में कुछ है ही नहीं, ठीक है ना। अब हम लोग सिंबल इक्वेशन को देखेंगे, तब तक एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें। आइए दोस्तों, है ना, अभी हमने देखा था वर्ड इक्वेशन, अब हम लोग देख रहे हैं सिंबल इक्वेशन। तो सिंबल इक्वेशन आखिर है क्या, इसको डिफाइन कैसे करेंगे। तो ये एक ब्रीफ रिप्रेजेंटेशन होता है किसी भी केमिकल रिएक्शंस का इन टर्म्स ऑफ सिंबल एंड फार्मूला ऑफ द सब्सटेंसेस इन्वॉल्व। वहाँ पे हम लोग जो सब्सटेंसेस का नेम एक्चुअल नेम था हम उसी को रिएक्टेंट के रूप में और उसी को प्रोडक्ट के रूप में लिख दिया करते थे, लेकिन यहाँ पे अब नेम नहीं लिखना है। वर्ड इक्वेशन मतलब ही हो गया कि आपका जो भी सब्सटेंसेस का नाम है या एलिमेंट है तो एलिमेंट, फार्मूला है तो उसका फार्मूला सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के रूप में लिखिए, ना कि वर्ड के रूप में, ठीक है। तो शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन या ब्रीफ रिप्रेजेंटेशन जो होता है किसी भी केमिकल सब्सटेंसेस का, उसको आप रिएक्टेंट साइड लिखिए, और जो प्रोडक्ट के रूप में बन रहा है ना उसको राइट साइड लिखिए। उसका भी आपको क्या लिखना है, ब्रीफ रिप्रेजेंटेशन लिखना है। जो सिंबल है तो सिंबल, अगर फार्मूला है तो उसका फार्मूला लिखिए। अब यहाँ से बेसिक लेक्चर देखिए, जिसका स्ट्रांग होगा और जिन्होंने बेसिक पढ़ा था, है ना, वो अब, है ना, गर्दा मचा देंगे इस चैप्टर में। आइए कैसे वो देखिए, ठीक है। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिवर इन ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब इसको हमको क्या लिखना है दोस्तों, सिंबल इक्वेशन में लिखना है। तो सिंबल इक्वेशन में लिखने के लिए यहाँ मैग्नीशियम है और मैग्नीशियम का सिंबल आपको मालूम है कि Mg से रिप्रेजेंट होता है। ऑक्सीजन हमेशा डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल, इसलिए O से नहीं लिखेंगे दोस्तों, हमेशा O2 लिखते हैं, ठीक है ना। और जब Mg ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो बनाएगा प्रोडक्ट मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब लोग बोलेंगे कि सर मैग्नीशियम ऑक्साइड में MgO ही क्यों आया, यहाँ तो O2 है तो यहाँ O2 होना चाहिए। अब आइए अपने बेसिक लेक्चर में, है ना। मैग्नीशियम का हमने कहा एटॉमिक नंबर कितना, 12। कॉन्फ़िगरेशन किया तो पता चला 2, 8 और 2, तो वैलेंसी क्या आया, 2 आया। इसका मतलब ये मेटल है तो +2 वैलेंसी के साथ। और ऑक्साइड के बारे में आपको, ऑक्सीजन के बारे में बताया गया था कि ऑक्साइड जो होता है वो डाइवैलेंट निगेटिव रेडिकल होता है, जिसकी वजह से -2 +2 और -2 कट जाएगा दोस्तों, और जो प्रोडक्ट बना, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ प्रोडक्ट MgO ही बनेगा। बात रहा बैलेंसिंग की, तो इसके जस्ट बाद हम लोग पढ़ेंगे बैलेंस और अनबैलेंस्ड इक्वेशन। अभी फ़िलहाल आप ये जानिए कि यहाँ पे 2 लगा देंगे तो 2 Mg हो गया, यहाँ पे 2 Mg और 2 ऑक्सीजन। इस तरह से ये कंप्लीट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आपने लिख दिया। तो इसमें क्या देख रहे हैं, सिंबल इक्वेशन में हमने इस मैग्नीशियम का सिंबल लिखा, हमने इस ऑक्सीजन का फार्मूला लिखा और हमने मैग्नीशियम ऑक्साइड का भी फार्मूला लिखा, ठीक है ना। तो ये जो ब्रीफ रिप्रेजेंटेशन होता है सब्सटेंसेस का सिंबल और फार्मूला के रूप में दोस्तों, उसी को सिंबल इक्वेशन कहते हैं। नेक्स्ट आइए, रिएक्शन बिटवीन लीड नाइट्रेट। अब यहाँ पे लीड नाइट्रेट आया, बहुत लोग को तो अब लीड नाइट्रेट का फार्मूला ही नहीं पता होगा, ठीक है ना। तो फिर से देखिए, लीड जो होता है दोस्तों, बोला गया था आपको कि +2 वैलेंसी के साथ होता है, जबकि नाइट्रेट जो होता है दोस्तों -1 मोनोवैलेंट निगेटिव रेडिकल होता है। और अगर प्रोडक्ट आप बनाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जब वैल्यू अलग अलग हो तो साइन को नेगलेक्ट कीजिएगा, जब वैल्यू सेम हो तो साइन कैंसिल हो जाता है, वैल्यू ही कैंसिल हो जाता है, ठीक है। तो PbNO3 का आप क्या लिखेंगे, ये 2 जाके इसमें मल्टीप्लाई हो गया। तो इस तरह से आपने देखा कि अगर हमको सर फॉर्म बेसिक अगर मेरा स्ट्रांग है तो हम फटाफट लिखते चले जाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे आप लीड नाइट्रेट का फॉर्मूला ये, प्लस पोटेशियम आयोडाइड आया। अब पोटेशियम आयोडाइड का क्या फार्मूला होता है, तो पोटेशियम देखिए 19 एटॉमिक नंबर के साथ, फटाफट इसका कॉन्फ़िगरेशन कीजिए, 2 8 8 1 1 बता दिया ये मेटल है, +1 के साथ तो आप +1 लिखें। आयोडाइड आपको मालूम है दोस्तों कि आयोडाइड जो होता है, फ्लोराइड हो गया, क्लोराइड हो गया, ब्रोमाइड हो गया, आयोडाइड हो गया, ये सारे के सारे हैलोजन फैमिली से बिलोंग करते हैं। और जितने भी हैलोजन फैमिली के ग्रुप होते हैं वो 17 ग्रुप में आएगा।
अगर नहीं जान रहे तो जान जाइए, क्योंकि जब हम लोग पीरियोडिक क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो वहाँ पढ़ेंगे। तो फ्लोराइड हो, क्लोराइड हो, ब्रोमाइड हो, आयोडाइड हो, इन सब का -1 वैलेंसी होता है। कैंसिल हो जाएगा और प्रोडक्ट बन जाएगा पोटेशियम आयोडाइड। तो पोटेशियम आयोडाइड को क्या लिखेंगे, ओनली आप Ki से रिप्रेजेंट करेंगे दोस्तों, ठीक है। अब आइए लीड आयोडाइड। अब यहाँ लीड आयोडाइड आ गया, तो लीड के बारे में तो आपको मालूम है कि इसका +2 वैलेंसी होता है, अभी जस्ट आपको बताए हैं। और आयोडाइड अभी मालूम है कि -1 के साथ होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो बन जाएगा PbI2। तो आप यहाँ देखिए कितनी आसानी से जो है रिएक्शन का, है ना, पोस्टमार्टम आप लोग किए जा रहे हैं। फिर है आपका पोटेशियम नाइट्रेट। तो पोटेशियम का भी देखे थे कि 19 होता है +1 वैलेंसी के साथ, आपने यहाँ +1 लिखा। नाइट्रेट जबकि मोनोवैलेंट नेगेटिव रेडिकल है दोस्तों, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, +1 -1 कट जाएगा और देखिए, ठीक है ना। तो हमको क्या मतलब है कि हम रिएक्शन को रटें, हमको रटने की ज़रूरत नहीं है। अब रटने से उबार आइए दोस्तों, बाहर आइए। बहुत हो गया रटना केमिस्ट्री में, है ना, बहुत सारे टीचर रटवाते थे भी, बहुत सारे लड़के रटते भी थे। अब रटने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ यू हैव द नॉलेज ऑफ बेसिक केमिस्ट्री ना, then you can easily formed what is the formula of lead nitrate, what is the formula of potassium iodide, and what will be the product formed whose formula is written as PbI2 और KNO3, ठीक है। नो नीड टू, है ना, रटने की दोस्तों कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैं एक ही बात बोलूँगा, कोई ज़रूरत नहीं है। जिन्होंने मेरा प्लेलिस्ट नहीं देखा है वो जाएं और प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाएं और उसको याद कर जाएं दोस्तों। बेसिक अगर अच्छे से पढ़ लेंगे, मैं फिर से कहता हूँ कि आपको 10th में क्या 11th 12th में भी कोई दिक्कत नहीं होने देंगे, ठीक है ना, कोई ही दिक्कत नहीं होगा। आप बहुत अच्छा सा आपका बेसिक स्ट्रांग रहेगा। तो नेक्स्ट आइए, रिएक्शन हमको देखना है जिंक ग्रेनुअल का किससे, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। तो जिंक का तो आपने लिखा Zn, और डाइल्यूट के लिए DIL, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का देखिए दोस्तों क्या होता है, HCl। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। ये जिंक जो होगा हाइड्रोजन को लात मार के बाहर निकाल देगा, है ना, ये इसको ऐसे फकेगा और इसको भगा देगा, और यहाँ से बन जाएगा जिंक। अब Cl बनेगा और +H बनेगा। लड़के ऐसे लिखेंगे क्या, हम कहेंगे नहीं सर, सरासर घोर अपराध है ये तो। जिंक है ना, तो जिंक का तो आप बताए थे +2 वैलेंसी, जबकि क्लोराइड अभी बताए थे। फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ये सारे के सारे हैलोजन फैमिली से बिलोंग करते हैं और इनका -1 वैलेंसी होता है दोस्तों। तो प्रोडक्ट बन गया ZnCl2। तो यहाँ पे Cl2 होगा, यहाँ पे H नहीं होगा। हाइड्रोजन हमेशा डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल होता है, ऑक्सीजन भी डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल होता है, इसलिए O2 लिखते हैं, कभी ऑक्सीजन को O से नहीं लिखते हैं। हाइड्रोजन को कभी H से नहीं लिखते हैं, H उसका सिंबल हुआ, लेकिन ये डाइएटॉमिक है, गैस है, इस वजह से H2 लिखा जाता है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आपको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अगले क्लास में हम लोग बैलेंस्ड, अनबैलेंस्ड, उसको बैलेंसिंग करना सीखेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे दोस्तों। एक भी टॉपिक आपका नहीं छूटेगा। उसके बाद आप NCERT उठाइएगा, धड़ल्ले से बनाना शुरू करेंगे। और अगर आप लोग भी नहीं बनाएंगे तो फिर हम ही खुद बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग दोस्तों बहुत अच्छे से फिर से प्रॉपर नोट्स बनाइए। जहाँ से आप कुछ भी पढ़े थे वो कचरा पचड़ा सब हटा दीजिए, वो लोग कुछ काम नहीं आएगा, ठीक है ना। समझ में आया। एक प्रॉपर फ्रेश तरीके से एक ही टीचर से पढ़े और अच्छे से पढ़े, मन लगा के पढ़ें। अगर चैनल आपको बहुत अच्छा लग रहा है कि कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है ना, तो आप बेशक इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और ज़रूरत पड़े तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। किसी तरह का कोई भी क्वेरी अगर आपको पूछना है तो नंबर स्क्रीन पे डिस्प्ले होते रहता है दोस्तों, आप व्हाट्सअप नंबर कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले क्लास में।